सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोगों का आज तीसरा वीडियो है, जिसके तहत वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इसमें इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जानेंगे शिक्षा के उद्देश्य। पहली विशेषता के रूप में क्या है, तो शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है कोई, सीधे सीधे किसका उद्देश्य होता है, तो व्यक्ति का उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है, व्यक्ति का। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक बालक है, और इस बालक का क्या है, उद्देश्य है। तो ये बालक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किसके माध्यम से करेगा, शिक्षा के माध्यम से करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य। तो शिक्षा के उद्देश्य अगर जो देखें तो मुख्यतः दो होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है और दूसरा होता है सामाजिक। क्या होता है, सामाजिक। इस तरह से अगर जो हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो इन पॉइंटों के आधार पर हम शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। नैतिक का तात्पर्य किससे है, नीति से है। किससे है, नीति से है। और चरित्र का निर्माण व्यक्ति के चरित्र से, वह चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान का तात्पर्य किससे है, जैसे व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए उसके अंतर्गत। इस प्रकार का चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए। अगर जो इस प्रकार का व्यक्ति बनाने में शिक्षा का योगदान है तो वही क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के अंदर नियमों का, नीतियों का विकास करना, उसे ईमानदार बनाना, उसे कर्तव्यनिष्ठ बनाना, उसे धर्मपरायण बनाना। इस प्रकार का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, अगला है व्यक्तित्व का विकास करना। अब व्यक्तित्व की बात करें तो पर्सनालिटी के अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों आ जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी को कई भागों में बांटा है, और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग पर्सनालिटी के रूप बताए हैं। जैसे आप लोगों ने मुख्यतः 3 प्रकार के पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में सुना होगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अतः हम सीधे कह सकते हैं आंतरिक और बाह्य जो भी चीजें होती हैं, इन सब का विकास ही व्यक्तित्व का विकास कहलाता है। अगर जो इसकी बात करें तो बालक का सर्वांगीण विकास। कैसा विकास, सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत व्यक्ति के सभी पक्ष सम्मिलित हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, ठीक है, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, ये जितने भी पक्ष हैं सभी किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसी के तहत हम अगला देखते हैं जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, उस शिक्षा का एक यह भी उद्देश्य था कि बालक को जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जाए। जीविकोपार्जन का मतलब अपना जीवन जीने के लिए धन का अर्जन करना, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को सुखी पूर्वक व्यतीत कर सके। इसके लिए क्या करना था, उस बालक को तैयार करना था। उसके बाद से अगला है सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। व्यक्ति जो है वो क्या है, तो सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कैसे बनाना है, समाज के अनुकूल बनाना है, समाज के लिए कुशल नागरिक के रूप में तैयार करना है, जिसके माध्यम से उसके अंदर सामाजिक कुशलता की उन्नति करना आवश्यक है, जो शिक्षा का उद्देश्य है। समझ में आया। अगला है संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। यानी कि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, जिसे हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जाना जाता है, ठीक है, उसका एक और भी उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है, तो संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। संस्कृति का मतलब किससे है, रीति रिवाज परंपरा से है, जिसे आप लोग अंग्रेजी में कल्चर के नाम से जानते हो। तो हमारी जो रीति रिवाज परंपराएं थी प्राचीन काल में, वह आज भी हैं। वह कैसे हैं, तो शिक्षा के द्वारा ही है। कैसे हैं, शिक्षा के द्वारा ही है। शिक्षा क्या किया, उसका संरक्षण किया
और उसका प्रसार किया, जिसके द्वारा हम आज भी उस प्राचीन काल के जो भी रीति रिवाज परंपराएं थी उसको जान रहे हैं, अपने अंदर धारण किए हुए हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं, हस्तांतरित भी कर रहे हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद से अगला है उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा के कि पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, यानी कि धर्म के अनुरूप जीवन यापन करना चाहिए, धार्मिकता का भाव रखना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, अतः इस प्रकार के विकास ही शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है दूसरा, विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, देखो वैदिक काल में मुख्यतः शिक्षा आरंभ करने के लिए दो प्रकार के संस्कार थे। वह कौन कौन से थे? तो पहला विद्या आरंभ था, दूसरा उपनयन था। विद्या आरंभ जो था यह प्राथमिक शिक्षा ठीक है आरंभ करने के लिए संस्कार था, और जो उपनयन था यह उच्च शिक्षा आरंभ करने के लिए संस्कार था, उच्च शिक्षा के लिए। अब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? तो प्रत्येक घर में दी जाती थी, प्रत्येक परिवार के जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा दी जाती थी। अब ये कितने वर्ष पे होता था? तो 5 वर्ष पे होता था। जब बालक की उम्र कितनी हो जाती थी? 5 वर्ष हो जाती थी। उसी प्रकार से उपनयन संस्कार जो होता था, ठीक है, यह उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए होता था। ठीक है, और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए होता था तो यह वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। और प्राचीन काल में आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था लागू थी, जिस समय मुख्यतः 3 ही वर्ण के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, जिसमें पहला कौन थे? ब्राह्मण थे। दूसरा कौन थे? क्षत्रिय थे। तीसरा कौन थे? तो वैश्य थे। अब इन वर्णों के लिए ही क्या किया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। क्या कराया जाता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या था? उपनयन विद्यारंभ संस्कार के बारे में इसके पूर्व की वीडियो में हमने बताया है। उपनयन संस्कार के बारे में आप लोग जान लीजिए। सीधे सीधे क्या कराया जाता था? बालक को स्नान कराया जाता था, नया वस्त्र धारण कराया जाता था, गुरु के गुरुकुल आश्रम में लेके जाया जाता था, वहाँ पे उनके यज्ञ वेदी के सामने बैठाया जाता था। जो गुरु होते थे वो उस समय के जो भी प्राचीन देवी देवता होते थे उनकी आराधना करते थे। आराधना करने के बाद ठीक है, वह बच्चे से पूछते थे कि आप किसके शिष्य हो, तो बच्चा जवाब देता था आपके। ठीक है, इस आधार पे उस बालक को गुरुकुल आश्रम में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती थी और उसकी शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। इस प्रकार के जो संस्कार थे उस संस्कार को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु। ये जो वैदिक शिक्षा थी यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, इनकी शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष थी, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष थी और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी, जिसके माध्यम से इनकी शिक्षा आरंभ की जाती थी। यानी कि बालक का उम्र जो ब्राह्मण वर्ग का होगा, जब उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाएगी तब जाके उसका उपनयन संस्कार होगा, जिसके माध्यम से वह उच्च शिक्षा की प्राप्ति करेगा। जो क्षत्रिय होगा जब उसका उम्र 10 वर्ष हो जाएगा तब जाके वो उच्च शिक्षा के रूप में उपनयन संस्कार प्राप्त करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से वैश्य वाले जो वर्ग के जनता थे उनके बच्चे का उम्र जब 12 वर्ष हो जाती थी तब उसका उपनयन होता था, जिससे वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल आश्रम में प्रवेश करता था। ठीक है, अगला है अध्ययन की समयावधि। जो अध्ययन करने की समयावधि थी वो क्या थी? तो कल भी इसके बारे में चर्चा किया गया था। हमने बताया था कि अगर जो व्यक्ति भाषा एवं साहित्य का ज्ञान रखना चाहता है उसके लिए तो 10 वर्ष है, लेकिन जो बालक वेदों का अध्ययन करते हैं तो एक वेद का अध्ययन का जो समय था वह 12 वर्ष था। कितना था? 12 वर्ष था। तो इस तरीके से कितने वेद है? 4 वेद है, और कितने साल एक वेद का अध्ययन के लिए? तो 12 वर्ष। टोटल कितने वर्ष लगेंगे? 48 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से 48 वर्ष लगता था चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए।
ठीक है। अगला है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन का मतलब ये है कि प्राचीन काल में जो विद्यालय होते थे वो कैसे होते थे। तो देखिए वर्तमान समय के जो विद्यालय हैं, ठीक है, इस प्रकार के विद्यालय प्राचीन काल में नहीं होते थे। वह जंगलों में होते थे। जो पेड़ पौधे होते थे उसके नीचे क्या किया जाता था कि झोपड़ी बना दिया जाता था या उसके नीचे बैठ के ही शिक्षा प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार के विद्यालय भवन थे। अगला है आचरण के आधार पर प्रवेश। जिस प्रकार का जैसा बच्चे का आचरण है, ठीक है, आचरण का तात्पर्य क्या है, उसके व्यवहार से है, ठीक है, उसके चरित्र से है। जब उसका आचरण अच्छा होता था तो उसी आधार पे उस बच्चे को प्रवेश दिया जाता था। जिसका आचरण अच्छा नहीं होता था उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। अगला है ब्रह्मचर्य को प्रमुखता। प्रत्येक बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ठीक है, अतः ब्रह्मचर्य को प्रमुखता दिया जाता था। अगला है गुरु सेवा को महत्व। उस समय पे जो भी गुरु होते थे गुरुकुल आश्रम में शिक्षा प्रदान करते थे, ठीक है, उनकी सेवा उन शिष्यों के द्वारा, उन छात्रों के द्वारा की जाती थी जो उस गुरुकुल आश्रम में रह करके क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी कि उस समय पे गुरु शिष्य का जो संबंध था बहुत ही मधुरमय था। एक दूसरे को पिता पुत्र तुल्य समझते थे, जिसके माध्यम से गुरु छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे और छात्र जो होते थे गुरु की सेवा करते थे। अगला है निःशुल्क शिक्षा। यानी कि उस समय पे किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षा से संबंधित शुल्क नहीं था, पूर्णतः क्या था, निःशुल्क था। और गुरुकुल आश्रम को चलाने के लिए भिक्षाटन करना पड़ता था, जिसके माध्यम से गुरुकुल आश्रम का संचालन होता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य किससे है? व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि बालक को जो भी शिक्षा दिया जाए उस शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर व्यावसायिक दक्षता विकसित हो और आगे चल के वो क्या करे, आगे चल के वह उस शिक्षा के माध्यम से धनार्जन कर पाए और उस धनार्जन के तहत अपना जीवन सुखमय पूर्वक व्यतीत कर पाए। ठीक है, अगला था व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा का तात्पर्य जो भी उसने भविष्य जीवन में अपने शिक्षा प्राप्त किया है उस शिक्षा का अपने भावी जीवन में प्रयोग कर सके। ठीक है, इस प्रकार की जो शिक्षा होती थी उसे हम क्या कहते थे, व्यवहारिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। अगला है विद्यालय का आदर्श वातावरण। जो विद्यालय होता था उसका जो वातावरण होता था पूर्णतः आदर्शमयी होता था। ठीक है, अगला है दिनचर्या। जो बच्चों की दिनचर्या थी सुबह उठने के बाद संध्या बंदन तक, ठीक है, सुबह उठने के बाद जैसे गुरुकुल आश्रम की साफ सफाई करने के बाद गुरु की सेवा करना, गुरु के लिए पूजा पाठ करने से संबंधित व्यवस्था करना, ये सभी चीजें, ठीक है, किसके अंतर्गत थी, तो दिनचर्या के अंतर्गत सम्मिलित थी। उसके बाद से भिक्षाटन करना था, पढ़ाई करना था, शाम को संध्या बंदन के लिए गुरु के आसन बनाना था, ये सभी चीजें दिनचर्या के अंतर्गत सम्मिलित थे। अगला है शिक्षण का मौखिक स्वरूप। शिक्षण का मौखिक स्वरूप का तात्पर्य यह है कि बालक को सीखने सिखाने के लिए जो भी गुरु ज्ञान प्रदान करते थे वो पूर्णतः किस रूप में करते थे, मौखिक रूप में, क्योंकि उस समय पे कोई भी कॉपी किताब निर्मित नहीं थे, उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। अगला है शिक्षा सत्र एवं छुट्टियां। उस समय पे किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी छुट्टियां निर्धारित नहीं थी, बस कुछ ऐसी विशेष छुट्टियां थी जिसके माध्यम से छुट्टियां दी जाती थी। अगला है दंड व्यवस्था। अगर जो बालक किसी प्रकार का कोई अनुशासनहीनता करता था तो उसे पनिश भी किया जाता था। ठीक है, अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी, कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला है गुरुकुल पद्धति। यानी कि गुरुकुल पद्धति का तात्पर्य क्या है कि उस समय पे जो भी प्राचीन वैदिक काल के अंतर्गत जो भी शिक्षा व्यवस्था थी पूर्णतः गुरुकुल आश्रम में दिया जाता था। और गुरुकुल आश्रम जो होता था वह जंगलों में होता था और वहाँ पे जो भी होता था वो गुरु के निर्देशन के आधार पे होता था। उसमें पूर्णतः जो भी हस्तक्षेप होता था गुरु को होता था, अन्यथा किसी अन्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। अगला है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का जो स्वरूप था मुख्यतः दो था, एक प्राथमिक था और दूसरा उच्च था।
अगला है गुरु शिष्य संबंध। हमने अभी आपको बताया कि गुरु शिष्य जो संबंध था बहुत ही मधुरमय था। कैसा था? मधुरमय, जिसके माध्यम से पिता पुत्र तुल्य समझा जाता था। यानी कि गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म था और शिष्यों का आवश्यकताओं को पूरा करना गुरु का धर्म था। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के लिए वस्त्र की व्यवस्था करना, उनके लिए औषधि की व्यवस्था करना, ये गुरु की जिम्मेदारी थी, जबकि भिक्षाटन करके गुरुकुल आश्रम को संचालित करना ये शिष्य की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा गुरु की देखभाल करना, सेवा करना, ये भी शिष्य की जिम्मेदारी थी। अगला है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत जैसे आपको पता है कि हम कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि, कहानी विधि, गाथा विधि, इन विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य किए जाते थे। पाठ्यक्रम के तहत मुख्यतः 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे। एक परा पाठ्यक्रम था, एक अपरा पाठ्यक्रम था, जो आपको इसके पिछले वीडियो में हमने बताया भी है, जिसे आध्यात्मिक पाठ्यक्रम और लौकिक पाठ्यक्रम या भौतिक पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता था। बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। बाह्य नियंत्रण से मुक्ति का तात्पर्य किससे? कि उस शिक्षा पे किसी भी अन्य का हस्तक्षेप नहीं था, किसी राजा महाराजा का हस्तक्षेप नहीं था। अगला है संतुलित विकास, यानी कि बालक का जो विकास होता था पूर्णतः संतुलित होता था। संतुलित का तात्पर्य बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सबका विकास एक रूप में होता था, जिसे हम संतुलित विकास कह सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है? बालक का शारीरिक मानसिक विकास पे ध्यान दिया जाता है, नैतिक चारित्रिक विकास पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ये सभी चीजें थी। ठीक है। अगला है समावर्तन संस्कार। सबसे अंतिम संस्कार जिसे हम समावर्तन संस्कार के रूप में जानते हैं। ये संस्कार तब होता था जब बालक गुरुकुल आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने घर के लिए जाता था या गृहस्थ आश्रम में जाता था। ठीक है। तो इस समय यह इस प्रकार के संस्कार कराए जाते थे। इसमें क्या होता था कि गुरु के द्वारा बच्चों से, शिष्यों से कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और उन प्रश्नों का सही सही जवाब मिल जाने पे, ठीक है, गुरु कुछ उपदेश देते थे और उन उपदेशों को पालन करते हुए शिक्षार्थी को अपने जीवन व्यतीत करने होते थे। इस प्रकार के जो संस्कार थे उसे हम समावर्तन संस्कार के नाम से जानते हैं। यानी कि समावर्तन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है घर लौटने से। किससे होता है? घर लौटने से। ठीक है। इस तरह से आज के वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।